संघवाद यानी फेडरलिज्म, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर ये आज के लोकतंत्रों में पावर शेयरिंग का एक बहुत ही ज़रूरी तरीका है। तो आज हम इसी सिस्टम को समझेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है और भारत जैसे विशाल देश के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, अलग अलग धर्म हों और हर क्षेत्र का अपना अलग कल्चर हो। ऐसे देश को चलाना एक बहुत बड़ी पहेली है ना? खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए संघवाद दरअसल इसी पहेली को सुलझाने का एक तरीका है। अब ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ही फेडरल हैं। संख्या में तो ये कम लगते हैं, लेकिन दुनिया की 40% आबादी इन्हीं 25 देशों में रहती है। तो ये आंकड़ा हमें बताता है कि सिस्टम का असर कितना जबरदस्त और कितना बड़ा है। तो फिर संघवाद को समझने के इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि ये दुनिया में कैसे काम करता है, सरकार के सिस्टम्स में इसका क्या मतलब है, फिर भारत के मॉडल को करीब से जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये शक्ति आम लोगों तक पहुंचती है। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं सरकार के दो मुख्य सिस्टम्स को। तो संघवाद का सबसे बेसिक आइडिया क्या है? ये है शक्ति का बंटवारा। मतलब यहां सरकार कम से कम दो लेवल पर होती है। एक जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी राज्य या प्रांतों के लेवल पर। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम से करते हैं। देखिए, फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार राज्य सरकार को यूं ही कोई आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। लेकिन इसके ठीक उलट यूनिटरी सिस्टम में सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अगला पड़ाव है संघवाद की रूपरेखा, मतलब इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो किसी भी फेडरल सिस्टम में सरकार के दो या दो से ज्यादा लेवल जरूर होते हैं। हर लेवल का अपना अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन संविधान में साफ साफ लिखा होता है। और सबसे जरूरी बात, संविधान के जो मूल प्रावधान हैं, उन्हें कोई एक लेवल की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। दुनिया भर में फेडरेशन यानी संघ दो तरीकों से बने हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना, जिसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जहां आज़ाद राज्य अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए एक साथ आए। और दूसरा तरीका है साथ लेकर चलना यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे भारत और स्पेन, जहां एक बड़े देश ने अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए राज्यों में शक्ति को बांटा। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को भारत के संदर्भ में देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ संघवाद का एक बहुत ही अनोखा मॉडल अपनाया गया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है। लेकिन हमारे देश का पूरा ढांचा, उसकी आत्मा पूरी तरह से फेडरल सिद्धांतों पर ही आधारित है। और ये बंटवारा किया कैसे गया है? हमारे संविधान ने शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा है। पहली है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा या विदेशी मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और खेती जैसे विषय हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और फिर है समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि उन विषयों का क्या होगा जो संविधान बनने के बाद आए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आईटी। तो ऐसे बचे हुए यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दिया गया है। इससे हमारा सिस्टम भविष्य के लिए भी तैयार रहता है। तो ये तो हो गए कानून और नियम जो कागज पर हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब इन नियमों को असल जिंदगी में लागू किया जाता है। तो देखते हैं कि भारत में संघवाद का व्यवहार कैसा रहा है। आज़ादी के ठीक बाद भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना हमारे लोकतंत्र के लिए पहला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट था। शुरुआत में डर था कि इससे देश कहीं टूट न जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अनुभव ने दिखाया कि इससे देश और ज्यादा एकजुट हुआ और प्रशासन भी आसान हो गया। भारत की भाषा नीति भी इसी फेडरल भावना को दिखाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो मिला, लेकिन वो सिर्फ 44% भारतीयों की ही मातृभाषा है।
इसी विविधता का सम्मान करते हुए संविधान ने हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। किसी एक भाषा को थोपा नहीं गया। समय के साथ केंद्र और राज्यों के रिश्ते भी काफी बदले हैं। 1990 से पहले का एक लंबा दौर था जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी। लेकिन 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकारों का जमाना आया। इसने राज्यों की स्वायत्तता को और मजबूत किया। लेकिन संघवाद का मतलब सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा नहीं है। इसकी असली ताकत है शक्ति को जमीनी स्तर तक, आम लोगों तक पहुंचाने में। और इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण के पीछे सोच बहुत सीधी और सरल है। ये कि स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे तरीके से समझा और सुलझाया जा सकता है, और इससे लोकतंत्र में आम लोगों की सीधी भागीदारी भी बढ़ती है। भारत में इस दिशा में सबसे बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया और स्थानीय सरकारी निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को नियमित और अनिवार्य बना दिया गया। साथ ही अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें भी आरक्षित की गई। तो सरकार का ये जो तीसरा स्तर है, इसमें ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायती राज व्यवस्था है और शहरी इलाकों के लिए नगर पालिकाएं और नगर निगम हैं। यही स्थानीय शासन की देखभाल करते हैं। और ये लोकतांत्रिक प्रयोग कितना विशाल है, इसका अंदाजा बस इस एक संख्या से लगाइए। आज भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं को मिलाकर करीब 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या सत्ता का ये बंटवारा जो केंद्र से शुरू होकर गांव की पंचायतों तक जाता है, क्या यही वो कुंजी है जो इतनी विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए मायने रखता है।